नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप मेरे साथ देख रहे हैं वीएनएम टीवी। चांदीपुरा वायरस अब गुजरात में हाहाकार मचा रहा है। 35 टोटल मामले दर्ज हो चुके हैं और संदिग्ध 21 मौत भी हुई है। पहले कहा जा रहा था कि ग्रामीण इलाकों में ये वायरस ज्यादा फैल रहा है, लेकिन शहरी इलाके अहमदाबाद जैसे बड़े शहरों में भी अब चांदीपुरा बच्चों में फैलता हुआ नजर आ रहा है और इसलिए भी पैनिक जो है बढ़ता जा रहा है। सरकार एक्शन में आ गई है। सरकार ने आज सभी शहर जिलों में मीटिंग की है। सभी जिले के कलेक्टर के साथ खास मीटिंग की है, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग की है और ये फैसला भी किया गया है कि जो टेस्टिंग है चांदीपुरा वायरस के जो सैंपल है वो अब पुणे भेजने की जरूरत नहीं है। जीबीआरसी में यहीं पर इसका टेस्टिंग कर लिया जाएगा। अब इस वायरस के बारे में एक्सपर्ट का गाइडेंस हमेशा जरूरी है। जब भी वायरस का नाम आता है हम थोड़े से डर जाते हैं, क्योंकि हमने कोरोना नामक एक बहुत बड़ी महामारी देखी थी और इसलिए आज फिर एक बार एक्सपर्ट गाइडेंस इस पर हम लेंगे कि आखिरकार ये क्या बीमारी है, कैसे फैलती है और हम अपने बच्चों को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। मेरे साथ विशेषज्ञ डॉक्टर विहंग मजूमदार मौजूद है, उनसे आपको मिलवा देती हूँ। विहंग सर, बहुत बहुत स्वागत है वीएनएम टीवी पर आपका। धन्यवाद। विहंग सर रिटायर्ड प्रोफेसर है कम्युनिटी मेडिसिन मेडिकल कॉलेज ऑफ बड़ौदा के और इन सब मामलों में काफी जानकारी भी रखते हैं। सर, चांदीपुरा वायरस, इसका नाम चांदीपुरा है या चांदीपुरम? पहले तो ये थोड़ा कंफ्यूजन है सर मेरा। इसका नाम चांदीपुरा इसलिए है क्योंकि सबसे पहले उसका ये डिस्कवरी हुई थी नागपुर डिस्ट्रिक्ट के चांदीपुर गांव में। अच्छा। तो वहां पे एडल्ट्स में दोनों में आइसोलेट पहले बार वायरस हुआ था 1965 में। जी जी तब जी। से उसका, हालांकि ये वायरस उसके पहले भी सस्पेक्टेड है कि हिंदुस्तान और वेस्ट अफ्रीका में रहा है, लेकिन उसका फॉर्मल डायग्नोसिस 1965 में हुआ चांदीपुर गांव में। तब से उसका नाम चांदीपुर वायरस रखा गया है। जी, यानी वायरस काफी पुराना है। तो सर अचानक ये क्यों ज्यादा एक्शन में दिख रहा है और क्यों गुजरात के बच्चों को शिकार बना रहा है? ट्रेडिशनली आप देखने जाए तो हिस्टोरिकली भी ऐसा था कि ये चांदीपुर वायरस सेंट्रल इंडिया में ही रहा है। जैसे महाराष्ट्र में जो जहां से स्टार्ट हुआ था उसके इर्द गिर्द जो स्टेट्स हैं उसी में ज्यादा, जैसे मध्य प्रदेश हुआ, गुजरात हुआ, तो उसके जो बॉर्डर एरिया से वहां से ये वायरस हमारे स्टेट में आया है और थोड़े थोड़े सालों में ये सरफेस होता है। हालांकि जो वायरस है वो जो जिसका उसका वाहक है, जिससे सैंड फ्लाई नाम की एक जंतु है, वो जो मक्खी के मच्छर जैसा ज्यादा दिखता है मक्खी से ज्यादा, लेकिन मच्छर से बहुत छोटा होता है, करीब 2-3 मिलीमीटर ही बड़ा होता है, जो आंख से इजीली देख नहीं पाते। एक कारण वो भी है क्योंकि मच्छर तो हम देख पाते हैं, लेकिन मच्छर से वो मार सकते, हटा सकते, लेकिन ये सैंड फ्लाई जो है, गुजराती में उसको ट्रेडिशनल गांव की भाषा में उसको लुयू भी बुलाते हैं। अच्छा। तो वो बहुत छोटा जंतु होता है और उसकी वजह से ये इजीली दिख नहीं पाता है और लोग के संपर्क में आता है। जब भी ये लोगों के कांटेक्ट में आता है तब ये डिजीज होने की आशंका है, जिस खास करके जो एरिया में या जो सैंड फ्लाई है जो ऑलरेडी आगे इन्फेक्टेड हो चुकी है। हर सैंड फ्लाई इन्फेक्टेड नहीं होती। अच्छा। जो सैंड फ्लाई को आगे इन्फेक्शन हो लगा है वो अपने बच्चों में वो वायरस फैलता रहता है। सैंड फ्लाई अपने बच्चों में वायरस देती रहती है। अच्छा। तो जो जिसको पहले वायरस में एक्सपीरियंस है जो एरिया में, या तो फिर सैंड फ्लाई का मूवमेंट हुआ है, इसी तरह से ट्रांसपोर्ट हुआ है उसका, क्योंकि सैंड फ्लाई रहती है जहाँ एनिमल रहते हैं ज्यादातर। अच्छा। तो उसको जो घास चारा होता है गाय भैंस के लिए, वो एरिया में या तो उसके जो स्टेबल होते हैं जहाँ गाय भैंस रखते हैं वहां पे वायरस ज्यादा रहता है। तो कभी जैसे घास का ट्रांसपोर्ट हुआ या एनिमल्स का ट्रांसपोर्ट हुआ, और गोबर वाला जो इलाका होता है घरों के गाँव में जहाँ गाय भैंस रखते हैं, तो गोबर में उसके जो लार्वा होते हैं वो गोबर में ज्यादा पनपते हैं। तो वो जो उसका जो अगर कहीं से ट्रांसपोर्ट हुआ तो वायरस का भी सैंड फ्लाई के साथ ट्रांसपोर्ट हो सकता है। तो एक एरिया से दूसरे एरिया में फैलने का एक कारण ये भी हो सकता है। लेकिन गुजरात में ऑलमोस्ट 2004 से हर थोड़े थोड़े सालों में, खास करके शुरुआत में पंचमहाल में, खेड़ा में देखने को मिला, बड़ौदा में देखने मिला। अब इस बार नॉर्थ गुजरात में उसके केसेस ज्यादा देखने को मिले। हालांकि पंचमहाल ट्रेडिशनली चांदीपुरा में हर साल हमको थोड़े थोड़े केसेस देखने को मिलते ही हैं। जी, यानी चांदीपुरा वायरस नया नहीं है, गुजरात में इसके मामले दर्ज होते रहे हैं। लेकिन इस बार क्या नया है कि
जो मोर्टालिटी है वो कहीं न कहीं बढ़ रही है। 35 केस में से अगर 21 बच्चों की मौत होती है, तो लाज़मी है कि पेरेंट्स जो हैं वो कहीं न कहीं चिंता में आ जाएँगे। वायरल फीवर वैसे भी चल रहा है, वायरल बीमारियाँ चल रही है और ऐसे में अगर बुखार आता है तो हर पेरेंट ये सोच सकता है कि क्या हमारे बच्चों को चांदीपुरा है। सर इतना तेज़ क्यों फैल रहा है ये? एक्चुअली उसमें फैलना तो मैंने बताया, जैसे कि जहां सैंड फ्लाई होगी वहां पे। अच्छा, एक जो लोगों को जानने के लिए ये जरूरी है कि सैंड फ्लाई उड़ता नहीं है। अच्छा। ये मस्कीटो की तरह उड़ता नहीं है, वो सिर्फ कूदता है। अच्छा। तो वो 1.5 से 2 फीट से ज्यादा कूद नहीं सकता। अच्छा, और ये सर काटेगा कि खाली नहीं बॉडी पे काटेगा, वो काटेगा, वो अच्छा। काटेगा, खून चूसने के ट्राई करेगा। जब वो काटेगा तो वायरस हमारे बॉडी में एंटर होता है। ओके, अब ओके। जैसे क्या होता है कि इसलिए एडल्ट से ज्यादा, अच्छा दूसरे जो खुले बदन होते हैं, शॉर्ट्स पहना है बच्चे ने, टांगे खुली है, तो ये काटने का स्कोप ज्यादा रहता है। आपने अगर ट्राउजर पहना है या पजामा पहना है, धोती पहना है, तो मच्छर को ये वो सैंड फ्लाई कम काटने का रिस्क रहता है। एक तो ये देखने को मिला है कि 15 साल से छोटे के बच्चों में ही केसेस देखने को मिले हैं। जी। लेकिन एक फैक्टर ये भी रहता है कि इसका जो सबसे डेंजरस पार्ट है, ये इसके लिए व्हाई देयर इज अ पैनिक, कि ये जो इन्फेक्शन होता है और बुखार चालू होता है, बुखार होने से बच्चा सीरियस होने में करीबन 48 से 72 घंटे से ज्यादा टाइम नहीं लेता। कई बार बच्चा सुबह ठीक होता है और शाम को सीरियस हो जाए, ऐसी भी पॉसिबिलिटी रहती है। सो टाइम बहुत कम देता है, ये बीमारी टाइम कम देती है। सो सवाल यह है कि हम रिस्क कैसे मिनिमाइज करें। दैट मीन अगर पहला इंडिकेशन बुखार का है, अच्छा ये भी नहीं है कि अहमदाबाद या बड़ौदा जैसे शहर में हर एक बच्चे को इक्वल रिस्क है। मान लीजिए कोई अपार्टमेंट में आप 10वें फ्लोर पे रह रहे हैं, तो आपके वहां कोई सैंड फ्लाई होने की गुंजाइश नहीं है। जी। तो हर बुखार इज नॉट चांदीपुरा वायरस भी। हाँ, जहां पे थोड़ा पानी है, गोबर है, आजू में एनिमल स्टोर हो रहे हैं, आप ऐसी सोसाइटी में रह रहे हो कि आजू बाजू में कोई दूध बेचने वाले हैं, गाय भैंस रखते हैं, एनिमल्स रखते हैं, आप पेरीफरी, सिटी के पेरीफरी में हो, जहाँ गांव और शहर का दोनों का कैरेक्टरिस्टिक कॉम्बाइन होता है, वहां पे डेफिनेटली रिस्क रह सकता है। लेकिन अगर आप शहर के बीच में रह रहे हैं, तो आई डोंट थिंक देयर इज सो मच रिस्क एंड देयर इज नो नीड टू पैनिक। अच्छा, रहा सवाल कि आपको फिर भी अगर आपको थोड़ा डाउट है, तो बुखार के पहली इंडिकेशन जिसमें हाई ग्रेड फीवर होता है, जो सभी वायरल फीवर में होता है, इसमें अलग होता है, ऐसे नहीं। इसलिए देयर इज वन रीजन कि मॉनसून सीजन में आमतौर पे वायरल इन्फेक्शन, सर्दी जुकाम और इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम तो बहुत सारी बीमारियों में होते हैं। तो पेरेंट्स वो समझते हैं कि हम ठीक है पैरासिटामोल देंगे, हम कहाँ डॉक्टर के पास ले जाए, शाम को जब उसके पापा आएंगे तब ले जाएंगे, या तो फ्री होंगे तब ले जाएंगे। तो यू वेट एंड यू ट्राई टू गिव पैरासिटामोल फीवर मेडिसिन एट होम। जी बिल्कुल। बट ये होता है कि इमीडिएटली उसका जो तबीयत बिगड़ने लगती है ना, फिर वो टाइम इतना ज्यादा नहीं देता। तो इमीडिएटली चाइल्ड रिक्वायर्स हॉस्पिटलाइजेशन एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट। अगेन, उसकी कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। अच्छा। जैसे जैसे हम जो दवाई देते थे स्वाइन फ्लू में, टेमीफ्लू दिया या और कोई दवाई दी, इसके लिए कोई स्पेसिफिक रिकमेंडेड एंटीवायरल ट्रीटमेंट नहीं है। तो जो ट्रीटमेंट है वो सिम्टोमेटिक है। उसको अगर डायरिया भी होता है या बुखार होता है, उसके मुताबिक जो भी सिम्टम होते हैं, वो डॉक्टर उसको मॉनिटर करके वो उसकी ट्रीटमेंट देता है। लेकिन ये डॉक्टर के सुपरविजन में होना बहुत जरूरी है। क्योंकि कभी भी अगर जब तबीयत बिगड़ती है, तो आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम किसी हॉस्पिटल को ढूंढे, डॉक्टर को ढूंढे, बुलाए। उससे अच्छा है द चाइल्ड इज बेटर ऑफ बीइंग इन अ प्लेस वेयर ट्रीटमेंट इमीडिएटली उसको, अगर सीरियस हुआ बीमारी। अगर नहीं है, अगर डॉक्टर बोल रहा है नहीं है, आप एक दिन ऑब्जर्वेशन में रखा, चांदीपुरा के सिम्टम नहीं है, आप एक दूसरे दिन में आप घर आ सकते हैं। सवाल उतना नहीं है। लेकिन ये होता है कि कई बार हम टाइम स्पेंड करते हैं घर पे वेटिंग के, अगर बुखार चला जाएगा तो हम सर्दी जुकाम का बुखार है, घर पे पैरासिटामोल दे दे, कि लास्ट टाइम जो डॉक्टर ने सर्दी की दवाई दी थी वो भी इस टाइम चला के देखते हैं। दैट इज अ वेरी कॉमन टेंडेंसी, दैट इज फॉर एवरीबॉडी डेफिनेटली। एंड देयरफॉर वही, क्योंकि देयर लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशन। अब कॉम्प्लिकेशन इन द सेंस के वो इट इज टीडियस के जाओ व्हीकल ढूंढो, डॉक्टर के पास जाओ, लाइन में बैठो। तो पीपल विल ट्राई टू ट्रीट फॉर अ डे और टू ऑन देयर ओन। अगर ठीक नहीं होता है बच्चा, देन ओनली they will try to look for and make that effort. But best thing is कि especially जो एरिया में केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, वहां पे अगर किसी बच्चे को अगर हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, बस बुखार आ रहा है, इन्फ्लुएंजा जैसे सिम्टम्स है, बॉडी है कि हेडेक बच्चा कंप्लेन कर रहा है, तो ऐसे संजोगों में डॉक्टर से मिलना ज्यादा बेहतर है। एटलीस्ट कम से कम आपको ये होना चाहिए कि नजदीक का हॉस्पिटल कहाँ है, कहाँ बच्चों का डॉक्टर मिलेगा। एटलीस्ट वो सब अभी से सबों को क्लैरिटी होती है कि हमारा पीडियाट्रिशियन कहाँ है, कितने दूर है, उनको कैसे मिला जाए। तो एटलीस्ट मेंटली वो प्रिपेयर्ड रहे। अगर
अनफॉर्चुनेटली अगर किसी के बच्चे को बुखार आता है तो इमीडिएटली दे कैन सीक ट्रीटमेंट, दैट इज इम्पोर्टेंट। जी, यानी हमें प्रिपेयर रहना है कि अगर कुछ होता है तो हम क्या करेंगे वो सोच के रख लेना है। तो ये बहुत, क्योंकि इसमें टाइम बहुत कम मिलता है। अगर 48 घंटे में ही बच्चा सीरियस हो जाता है तो ये काफी गंभीर बात है। 35 मामले रिपोर्ट हुए हैं जो सस्पेक्टेड है और उनमें से 21 सस्पेक्टेड मौत ऑलरेडी गुजरात में कुछ ही दिनों में दर्ज हो चुकी है और इसलिए गुजरात सरकार भी एक्शन में है। सर, हर बार ये वायरस आता है, क्या इतनी ही तेजी से फैलता है या इस बार इसका जो फैलने की तेजी है वो कुछ ज्यादा है और डरने वाली या पैनिक वाली बात जो लोगों में क्रिएट हो रही है वो सही है? नहीं, इस बार डेफिनेटली उसका स्प्रेड ज्यादा है। पहले वो इसकी टेंडेंसी बहुत लोकलाइज रहने की रही है कि यूजुअली एक आध तालुका में देखने को मिलता है या एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही देखने को मिलता है। इस बार एक से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिला है। एंड ये भी थोड़ा मानसून रिलेटेड, इसमें क्या होता है कि जैसे मलेरिया जैसे बीमारियां है या और मॉस्किटो बॉर्न इलनेस से इंटरमिटेंट जब बारिश होती है कि थोड़े दिन थोड़ी बारिश हुई, फिर बंद हो गई, फिर बारिश हुई, तो ऐसे में ये सब जंतु ब्रीड होने का चांसेस और ज्यादा रहता है। जी। एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि जहां जहां पे भी ये जो बीमारियां जो मानसून की होती है, दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू क्लेanलीनेस। जितना भी घर के आजू बाजू हम साफ सफाई रखेंगे, पानी भरा हुआ ना हो उसका ध्यान रखेंगे, तो और जहां पे भी अगर पॉसिबल है तो हम इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करें। वो पाउडर आता है, मैलेथियन पाउडर आता है या गामा एंजाइम बेंजाक्लोराइड का पाउडर होता है। और दूसरा ही गांव के में क्यों होता है, तो जो गांव में क्रैक होती है दीवार में जी, और जहाँ पे एनिमल रखते हैं वहां पे जो क्रैक्स होती है उसमें ये सैंड फ्लाई ब्रीड होती है और वहां पे छुपती है दिन में। जी जी जी। तो समर में जब जैसे मानसून शुरू होने वाला है तो आजू बाजू में जितने भी क्रैक्स वगैरह है उसको भर दो, चाहे आप मिट्टी से भर दो, सीमेंट से भर दो, लेकिन कोई क्रैक नहीं रहना चाहिए। और जहाँ पे आजू बाजू में जितनी भी साफ सफाई रख सके उतनी साफ सफाई रखें। घास को थोड़ा घर से दूर रखें, बच्चों को वहां ना जाने दें। अगर बच्चे घर से बाहर जाते हैं तो उनको फुल पैंट या फुल शर्ट पहनाएं, हाथ पाँव कवर्ड होने चाहिए। तो इससे सबसे रिस्क प्रिवेंशन में फायदा होता है, रिस्क घटता है इन्फेक्शन लगने या एटलीस्ट सैंड फ्लाई बाइट होने का रिस्क घटता है। तो ऑटोमेटिकली डिजीज का रिस्क कम होता है। तो दैट इज इम्पोर्टेंट कि बाहर अगर गाँव कहीं खेलने जा रहे हैं तो हाथ पांव कवर्ड हो तो ज्यादा अच्छा है। मालूम है गर्मी में अच्छा नहीं लगता बच्चों को, लेकिन उनकी सेफ्टी के लिए हाथ पांव कवर्ड हो ज्यादा अच्छा है। जी जी। तो बहुत अच्छे टिप्स डॉक्टर मजूमदार हमें दे रहे हैं कि क्या करना चाहिए कि हम अपने बच्चों को सुरक्षित रह सके। सर, एक आखिरी सवाल, जो पैनिक बढ़ रहा है, हाहाकार जैसा मचा हुआ है गुजरात में, पेरेंट्स को और गुजरात के लोगों को क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? देखो, हर तरह से हर मानसून में कोई ना कोई अब जैसे क्या है कि मलेरिया वगैरह बीमारियां कम हो गई है तो ऐसी बीमारियां ज्यादा फोकस में आती है। पहले भी ऐसे केसेस हो चुके हैं लेकिन इतना पैनिक नहीं हुआ, बिकॉज अभी और कोई बीमारी नहीं है तो ये बीमारी ज्यादा फोकस में है। तो ऐसा पैनिक नहीं होना है, ये केयरफुल जरूर रहना है। मैंने बताया कि जैसे अगर हमारे घर के आजू बाजू हम साफ सफाई रखने का कोशिश करें और ये प्रिकॉशन ले तो ऐसे डरने की बात नहीं है। यस, अगर बुखार आता है घर में बच्चों को, खास करके 15 साल से छोटे बच्चों को, तो इमीडिएटली विदाउट वेटिंग डॉक्टर का कांटेक्ट करें। और क्योंकि ना तो अभी हमारे पास उसके लिए वैक्सीन है, वो भी रिसर्च स्टेज में है, ना तो कोई स्पेसिफिक मेडिसिन है, वो भी रिसर्च स्टेज में है। तो जब तक हमारे पास ये नहीं होता, प्रिवेंशन ही हमारे पास एक हथियार है, तो उसका पूरी अच्छी तरह से हम इस्तेमाल करें तो हम सेफ रह सकते हैं। इतने सालों से बीमारी है, कई बार होता है, इट्स अनफॉर्चुनेट बिकॉज ये बच्चे इन्वॉल्व है इसलिए हम ज्यादा चिंतित रहते हैं एडल्ट के मुताबिक। लेकिन ये हम खास करके ये हरे भरे इलाके हैं जहाँ गोबर गिरा हुआ एनिमल्स पास होते हैं, वो एरिया में बच्चों को खेलने से रोके और सेफ ड्राई जगह में अगर खेलेंगे तो वहां पे सैंड फ्लाई होने की गुंजाइश कम है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी अच्छी और सुचारू जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए, क्योंकि पैनिक जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे आप सबको हमेशा जुड़ते रहना है क्योंकि हम यहाँ वही बातें करते हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है। जैसे सर ने कहा, पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हम सबको अलर्ट रहना है, सतर्क रहना है। और वीएनएम जरूर देखते रहें क्योंकि वीएनएम पर आपको वो सटीक जानकारी मिलेगी जो आपको डर से बचाती है, दहशत से बचाती है और आखिर कैसे इस वायरस को हम मिलजुल कर रोके उसकी भी जानकारी देते हैं। वीएनएम टीवी का यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके।
के फेसबुक पर देख रहे हैं शेयर जरूर कर लीजिए। साथ ही आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।